गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अनिल सकराव। डे 31 में है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो है गोलीय चालक की धारिता। रासायन गोलीय चैप्टर संख्या 4 चल रहा है। धारिता क्या होती है ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, इससे संबंधित हम अलग अलग टॉपिक में फिर संधारित्र पढ़ेंगे। संधारित्र में धारिता सोल्व करेंगे, उसके बाद उसके समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे, उसके लिए सोल्व करेंगे। फिर माध्यम नहीं हो निर्वात तो बाद में कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए, सबकी आगे एक एक करके बात करते जाएंगे। यानी जैसा चैप्टर का नाम है पूरे चैप्टर में हमें धारिता के बारे में सोल्व करना है। धारिता बात कर चुके हैं, आवेशों के संचयन की क्षमता या वोल्टेज के रूप में भी उसको डिफाइन कर लिया था। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? गोलीय चालक की धारिता। एक बात तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको धारिता निकालनी है तो सिंपल अपने पास फॉर्मूला है C = Q/V। एक बात आप इसमें ये ध्यान रखिए कि आपको जिस भी स्थिति के लिए सोल्व करना है उसके लिए आपको V की वैल्यू सोल्व करनी है। फॉर्मूला अपने पास एक ही C = Q/V और केवल आपको क्या सोल्व करना है? Q एज इट इज रहेगा। इसके अंदर हमें V की वैल्यू सोल्व करनी है जो किसकी फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए उसकी, चार्ज की फॉर्म में। तो उस वैल्यू को सोल्व करेंगे V को और फिर अपने पुट कर देंगे उसके अंदर Q/V में, और वहां से फिर अपने पास जो रिजल्ट है वो हमें जो भी कंडीशन है उसके अनुसार रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए जो हमें दे रखा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कि गोलीय चालक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि कोई गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है। चालक है, आवेश जो है वो इसमें दिया जा सकता है। इस पर जो आवेश दिया गया है वो क्या है? Q है। अब इसके अंदर सारे जो पीछे हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए वो सारे काम आएंगे और उनके सबके जो रिजल्ट है पोटेंशियल के वो सारे काम आएंगे। उनका हम यूज करते हुए आगे धारिता तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें लिखना क्या, हमने क्या माना है इसमें? हमने मान लिया R त्रिज्या का कोई चालक है जिस पर Q आवेश है। इसकी धारिता C = Q/V। अब आपको क्या करना है? Q तो चार्ज है जितना है, अपने को V की वैल्यू निकालनी है कि इसके लिए V जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। V की वैल्यू कैसे सोल्व करें वो हम पहले चालक गोले के कारण सोल्व कर चुके हैं। अब आवेश हमें पता है कि आवेश हवा में नहीं होगा, आवेश कहां होगा? गोले की सतह पर होगा, और गोले की सतह पर विभव हम निकाल चुके हैं KQ/R, और R जो है वो वहां त्रिज्या के बराबर होता है। स्मॉल r = कैपिटल R कंडीशन ले लेते हैं। तो चालक गोले पर विभव V = KQ/R ये लिख दो, या K की वैल्यू पूरी लिखना चाहे तो 1/4πε0 Q/R ऐसा वो एक ही बात। जब न्यूमेरिकल आता है तो आप इसे ध्यान रखें कि आप 1/4πε0 की वैल्यू हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, कहीं पर मान लो ऐसी स्थिति आएगी कि हम बात करेंगे कि 1/4πε0 आ रहा है, उसकी जगह रखना है तो अपने पास ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो जब आपको 1/4πε0 की जगह 4πε0 आ गया तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/9 × 10⁹ तो इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी इसी फॉर्म में रखना, न कि पाई की वैल्यू या ε0 की वैल्यू रखने के चक्कर में ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में ये मान पुट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी C = Q/V की जगह क्या रखेंगे? रख देंगे 1/4πε0 Q/R। अब आपको ये भी ध्यान रखना भी जैसे जब भी पोटेंशियल लेंगे इसमें तो डायरेक्ट आ गया अपने पास, आगे हम जब संधारित्र को सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले हमें V तक पहुंचना पड़ेगा। तो और भी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध जो हम पढ़ चुके हैं
वो काम आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको v की वैल्यू सोल्व करनी है केवल और केवल, और वो v की वैल्यू कन्वर्ट करनी है किस फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, क्योंकि अपने पास कैपेसिटेंस जो है वो धारिता जो किसकी फॉर्म में है, चार्ज की फॉर्म में। तो चार्ज तो एज इट इज जितना चार्ज है उस पर q एज्यूम कर रखा हमने वही रहेगा। हमें पोटेंशियल को ही किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो फॉर्म जब चार्ज की फॉर्म आ जाए उसके बाद में सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्म आप आउटपुट कर दें और फिर फाइनल वैल्यू कर देंगे। तो यहां से Q कैंसिल आउट हो गया, ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। और इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन काफी बनते हैं। जैसे धारिता क्या होती है, इसी संबंधित। दूसरी बात, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक लिखिए, सूत्र लिखिए। तीसरी बात, अब देखो धारिता, गोलीय चालक की धारिता किस बात पर निर्भर करती है, एक क्वेश्चन ये भी आ गया। तो यहां से C जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो अगर आप दे दें त्रिज्या दे दी और धारिता पूछ ली गोले की, तो यहां से आप इसका न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसलिए न्यूमेरिकल के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले के पर्पज से भी, रिलेशन के पर्पज से भी और डेफिनेशन के पर्पज से, सभी पर्पज से ये पार्ट जो है वो गोलीय चालक की धारिता बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब क्वेश्चन पूछे, एक दो क्वेश्चन सिंपल से इसमें बन जाते हैं, क्या कि 1 फैराड धारिता के लिए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 1 फैराड धारिता के लिए। देखो ये वैल्यू तो अपने पास है ही, एक क्वेश्चन तो इसको बनता है कि इसकी वैल्यू 1 कर दें, उसके लिए R क्या होगा। दूसरी वैल्यू ये बनती है कि R की वैल्यू 1 हो तो C की वैल्यू क्या होगा। दो क्वेश्चन तो ये सीधे सीधे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लें। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, सॉल्यूशन आप खुद करें, ज्यादा बेटर है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कि 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। अब जब किसका मान दे दिया, R का मान दे दिया 1 मीटर, क्या ज्ञात करना है, C का मान, और कंडीशन भी दे रखी है क्या, गोलीय चालक है। तो आपको गोलीय चालक का रिलेशन पता होना चाहिए, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो आप क्या रखेंगे यहाँ, C इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होगी 1/9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू R की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या हो गया 1/9 इंटू 10⁻⁹ फैराड हो गया। ये 1/9.1 जो भी वैल्यू है वो आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, कि 1 फैराड धारिता के लिए गोलक की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई। 1 फैराड धारिता के लिए गोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो आपको C की वैल्यू दे दी कितनी, 1 फैराड। क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है, सोल्व कर लें। फॉर्मूला वही, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, हमें R चाहिए तो ये इधर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू C। C की वैल्यू कितनी दे दी 1, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया 9 इंटू 10⁻⁹, ये तो है ही एज इट इज K की वैल्यू इंटू C की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी इतनी त्रिज्या होगी। तब क्या होगा, 1 फैराड धारिता, यानी 1 फैराड धारिता बहुत बड़ी होती है, इसलिए वैल्यू जो होती है वो माइक्रो फैराड में, मिली फैराड में, इन फॉर्म के अंदर जो है वो यूज की जाती है। तो इसके लिए कितनी त्रिज्या होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर।
बाकी से संबंधित और भी क्वेश्चन काफी आपको बुक में मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। अभी न्यूमेरिकल एक बात और मेरे ध्यान आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पिछले 4 चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर है, चैप्टर संख्या 4 यानी जो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। यानी इसमें से न्यूमेरिकल आने की संभावना है। इसमें से एक ये नहीं कि यही न्यूमेरिकल, इस चैप्टर का मतलब इस चैप्टर को पूरे को जितने हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन काफी पूछे जाते हैं। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम जो है नॉर्मली 10th में प्रतिरोधों के बारे में पढ़ते हैं, या इनके संधारित्रों की कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, तो उनसे संबंधित, ऊर्जा से संबंधित और धारिता से संबंधित कई काफी 5-7 फॉर्मूले हो जाएंगे जिससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। आगे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक है, इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको अलग और भी बुक से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। अब इसमें आगे जो है वो संधारित्र से संबंधित बातें आएंगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ और एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरे को इधर तो एक इसको यहाँ से एक फॉर्म और डिफाइन कर सकते हैं अपने यहाँ से, वो और बात कर लेते हैं। इसी में आप नोट डाल के उसे लिख सकते हैं, नोट डालें कि अगर कोई माध्यम है तो उसके लिए धारिता क्या होगी, ठीक है। यानी यहां तो ये किसके लिए है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 दिख गया, 0 मीडियम है, देयर इज नो मीडियम, निर्वात वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए है, तो आप इसे सी लिख दें या C0 भी लिख दें, C0 भी लिख सकते हैं, C0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर किसी माध्यम की बात करें, माध्यम की बात करें तो किसी माध्यम के लिए माध्यम के लिए क्या होगा, तो मिटा देते हैं। एक ही क्वेश्चन तो ये अपने पास है ही, आगे इसी में आप नोट आगे लिखना, किसी माध्यम के लिए क्या लिख सकते हैं इसे, Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा, ये हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने की रिलेशन भी निकाला था इनकी एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन r के लिए, तो वहां भी लिखा था कि एप्सिलॉन r जो है और इंटू एप्सिलॉन 0 है वो एप्सिलॉन m के बराबर होता है, क्योंकि एप्सिलॉन r की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, माध्यम की के लिए विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। इसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं, शायद डे 1 या डे 2 की क्लास में आपको मिल जाएगा ये डिटेल सारी। तो वहां यहां से हम इसको कंपैरिजन करें तो इससे क्या लिख सकते हैं, इसे एप्सिलॉन m को लिख सकते हैं हम, यहां से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन r का मतलब है रिलेटिव, ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 का मतलब है निर्वात के लिए विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m का मतलब है किसी माध्यम के लिए विद्युतशीलता। तो ये अगर यहां रखें तो Cm इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू r। अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम डिवाइड करें, यहां से 2 और 3 को डिवाइड करें तो रिजल्ट देखो क्या आएंगे अपने पास, यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 C अपॉन Cm। C को ये ध्यान रखना C0 लिख सकते हैं आप, ये बात ध्यान रखना, निर्वात के लिए इसलिए इसको यहां भी 0 लिख सकते हैं, C कैन यूज एज ए C0, ये आप ध्यान रखें। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन r बचेगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू r। तो ये तो कैंसिल हो गया, सब क्या बचा, 1 अपॉन एप्सिलॉन r बच गया, तो आप डिवाइडेड 3 बाई डिवाइडेड 2 कर दें तो भी एक ही बात, तो आपके पास ये बच गया 1 अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर लें, तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या आ गया, Cm अपॉन C का मतलब C0। तो यहां से एक क्या आ गई, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ये परिभाषा और आ गई है, किस फॉर्म में,
धारिता की। वैसे स्पेशली कभी नहीं कहा जाता कि धारिता के रूप में आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक को परिभाषित करो। इसको पराविद्युतांक भी लिखते हैं, भी आप ध्यान रखें इस बात को, पराविद्युतांक। कूलाम के नियम वाले टॉपिक में हमने इसको डिटेल से किया है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहती है तो आप डे 1 या डे 2 वाली क्लास में मिलेगी वो बातें, वो आप जरूर देख लें। आप शायद डे 2 में मिलेगा आपको, डे 2 में आप देख लें पराविद्युतांक। तो अगर ये कहते हैं कि पराविद्युतांक को विद्युत धारिता के रूप में परिभाषित करें, तो आप ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी माध्यम की धारिता और निर्वात की धारिता का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। तो यहां से आप इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, यहां से किसी माध्यम में धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात पराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाते हैं। तो ये आप इसका ध्यान रखें। इस फॉर्मूले के बारे में अगर पूछा जाए तो वैसे इतना ज्यादा नहीं, स्पेशली नहीं कहा जाता है, क्योंकि पराविद्युतांक को 3 तरीके से हम डिफाइन कर चुके अब तक। बल की फॉर्म में, तीनों के बारे में मैं यहां लिख देता हूं। बल की फॉर्म में कैसे परिभाषित किया था, के से भी लिखा था इसको, एस एन आर से भी लिखा था। इसको लिखा था F0/Fm। ये ध्यान रखना, यहाँ निर्वात ऊपर पहले आता है, निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। उसके बाद में हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन की फॉर्म में। तब यहीं पर वैल्यू लगते हैं अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका डिवाइड करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाता है, यहाँ से रिजल्ट आ जाता है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन R लिख देते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये वैल्यू। अब तीसरा फॉर्मूला फिर आ गया, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू CM अपॉन C0। तो अपने पास 3 वैल्यू आ गई है, तीनों K की वैल्यू है, तीनों पराविद्युतांक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो अगर आपको ये कहते हैं कि बल की फॉर्म में डिफाइन करो, तो या ऑप्शन की जब बात आती है कंपटीशन में, तो जैसा अपने पास ऑप्शन है वैसे ही अपने को पता होना चाहिए। दूसरा ये विद्युतशीलता की फॉर्म है, तीसरा ये धारिता की फॉर्म है। तो आप इन तीनों को भी आप एक नोट डाल के, और तीनों ये पराविद्युतांक के ही फॉर्मूले हैं, तीनों को एक साथ लिख लें। जिस फॉर्म की आपको जरूरत हो उसका हम यूज कर सकते हैं। आगे के जो डेरिवेशन, आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर संख्या 4 आज हम थोड़ा चल रही है, इसमें इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डे 32 में। तब तक आप इनको रिवाइज जरूर करें। मैं डेली एक बात रिपीट करता हूँ कि जो भी पढ़ते हैं बच्चे, देखते हैं वीडियोस को, तो वो इनको कम से कम रफ वर्क जरूर करें। एक बार आपने समझ लिया, देख लिया वीडियो में, फिर आपने नोट्स भी बना लिए, नोट्स जरूर बढ़ाएं। उसके बाद में फिर आप उनको 1-2 बार रिवाइज करके, बिना देखे जरूर आप उसको करके देखें, समझ लिए। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया और फिर उसको, ऐसा नहीं। आप उसे पहले अच्छी तरह से समझें कि कौन सी वैल्यू किस प्रकार से ली गई है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसको अच्छी तरह समझ लें 1-2 घंटे। उसके बाद में फिर आप उसको एक बार करके देखें, तो आपको खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक रहेगा और समझ में भी आएगा और पता भी रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आगे इसके जो यूजेस हैं उसमें भी ये काम आएंगे। तो बाकी जो बातें करेंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इनको पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें।